Today we are going to start our discussion specifically about the mammalian genome. तो ये जो हम लोग बात करेंगे mammalian genome में, तो मैमल्स आते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए मैमल्स का जो जीनोम होता है दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द यूकैरियोटिक जीनोम। बट जो मैमेलियन जीनोम होता है वो बाकी के यूकैरियोट से अलग कैसा होता है, क्योंकि वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मैमेलियन जीनोम। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट इज कॉल्ड एज द मैमेलियन जीनोम। मैमेलियन जीनोम मतलब हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, दीज आर द कंप्लीट सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, complete set of genetic material which is present in the mammalian cell, right? Material present in the mammalian cell, this is called as the mammalian genome, right? अब ये जो मैमल के सेल्स के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट रहता है वो दो जगह पे प्रेजेंट रहता है। एक जो सेट होता है जीनोम का वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो दूसरा सेट होता है वो प्रेजेंट रहता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए जो मैमेलियन जीनोम होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं इन द टू पार्ट्स। एक कहलाता है हमारा जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर जीनोम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल जीनोम, राइट? तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक होके रहता है, इसलिए हम लोग उसको क्या नाम देंगे, क्रोमोसोमल और द न्यूक्लियर जीनोम। फिर मैमेलियन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके अंदर भी जीनोम होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे तो पहला जो मेन डिफरेंस होता है न्यूक्लियर जीनोम एंड द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो न्यूक्लियर जो जीनोम होता है वो होता है लीनियर शेप का, मतलब इस टाइप का शेप का जो होता है वो न्यूक्लियर जीनोम होता है। मतलब यहाँ पे पहले डीएनए रहेंगे, फिर डीएनए जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होके बनेंगे क्रोमोसोम में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है वो ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होते हैं वो होते हैं ये होते हैं सर्कुलर जीनोम होता है, राइट? साइज के बारे में अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियर जीनोम की साइज जो होती है वो वेरी लार्ज होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की साइज जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है। इनहेरिटेंस ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो जो न्यूक्लियर जीनोम होते हैं वो किससे मिलते हैं, तो जो दोनों भी पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड द फादर, दैट इज मैटरनल एंड द पैटर्नल, तो दोनों से भी मिलते हैं। इसके वजह से जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो कहलाता है बाय पेरेंटल। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज द मैटरनल जीनोम, राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोन्स के बारे में, हिस्टोन्स मतलब वो प्रोटीन पार्टिकल्स जिसके सराउंडिंग में जो डीएनए होता है वो खुद को वाइंड करता है, तो वो जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर जीनोम में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स होते हैं उसमें हिस्टोन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जीन्स के बारे में, जीन्स का मतलब होगा डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर ट्रेट, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो जो हम लोग ये काफी बड़ा होता है न्यूक्लियर जीनोम, तो उसमें 20,000 प्लस जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ओनली एंड ओनली 37 जीन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कॉपी नंबर देखेंगे, हर एक सेल में एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम होता है उसके कॉपीज जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियर जीनोम होता है उसका फंक्शन होता है कि जो जनरल सेल कंट्रोल होता है अलग अलग टाइप के सेल्स का, उसको कंट्रोल करने का। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उसका एक ही काम होता है, दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये था हमारा दो टाइप के जीनोम्स जो कि मैमेलियन सेल में प्रेजेंट होते हैं,
जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे न्यूक्लियर जीनोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. नाउ वी विल गो फॉर द डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल जीनोम, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर जीनोम. न्यूक्लियर जीनोम जो होता है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जीनोम बोलते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम होता है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा वाला है, तो वो होता है डीएनए. और जो डीएनए होता है इट इज द डबल स्टैंडर्ड एंड द लीनियर डीएनए. डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, ये हो गए है दो स्ट्रैंड से बने वाला, और लीनियर मतलब जो कि सर्कुलर नहीं होगा. तो न्यूक्लियर जीनोम का स्ट्रक्चर होता है जहां पे डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है. और ये जो डीएनए है, बाद में डीएनए की पैकिंग होके डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इन द क्रोमोसोम्स. और अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम, जो कि होते हैं प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, इसलिए इसके जो पेयर बनते हैं वो होंगे 23 पेयर्स होते हैं, राइट. उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर जीनोम के स्ट्रक्चर की है, तो ये जो डीएनए होता है वो पैक होके रहता है विद द प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन. तो ये देखो ये डीएनए है, डीएनए किसके सराउंडिंग में पैक हो रहा है, इन द सराउंडिंग ऑफ द प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज द हिस्टोन्स. तो ये होते हैं हिस्टोन. तो जैसे ही जो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जब ये कंबाइन होंगे, हिस्टोन नहीं है इट इज द हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन जब ये कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, राइट. तो अब अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमैटिन का, क्रोमैटिन कैसे होता है, पहले एक डीएनए एक और एक हिस्टोन, राइट. तो एक डीएनए और एक हिस्टोन मिलके पहले फॉर्म कर देता है न्यूक्लियोसोम, राइट. ये हो गया है न्यूक्लियोसोम होता है. और यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन को, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले को कौन फॉर्म करता है, these are forming the न्यूक्लियोसोम, सॉरी हाँ, ये फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम. फिर ये जो न्यूक्लियोसोम का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज द क्रोमैटिन, राइट. तो यहाँ पे देखो ये हमारे क्या फॉर्म हो गए हैं, डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन, दिस विल फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, और उन्होंने फॉर्म किया है वो कहलाता है क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन भी दो टाइप के होते हैं, वो टाइप तो हम लोग बाद में देखेंगे. पहले स्ट्रक्चरली एक होता है 100 नैनोमीटर का क्रोमैटिन, सॉरी 10 नैनोमीटर का क्रोमैटिन, जिसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग वाला. और दूसरा होता है वो होता है 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन. और अगर हम लोग क्रोमैटिन के टाइप्स देखेंगे, सो देयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द क्रोमैटिन. एक कहलाता है वो होता है यूक्रोमैटिन, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन. तो ये जो यूक्रोमैटिन वो पार्ट होता है क्रोमैटिन का जो एक्टिव होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. सो आई कैन राइट इट डाउन, इट इज एक्टिव फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, यूक्रोमैटिन. और जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं देज आर नॉट एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन के लिए, राइट. सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाता है, तो क्रोमैटिन का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से बनेगा आरएनए, तो वो पार्ट क्रोमैटिन का जो आरएनए बना सकता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन, मतलब एक्टिव फॉर्म, ओके. और जो इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम लोग नॉन एक्टिव बोलते हैं, और सिंपली वी कैन राइट इट डाउन एज अ इनएक्टिव. तो इनएक्टिव पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन, दिस इज द हेट्रोक्रोमैटिन.
इनएक्टिव पार्ट, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर जीनोम। अब अगर हम लोग न्यूक्लियर जीनोम के कंपोनेंट देखेंगे तो इसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अब प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो न्यूक्लियर जीनोम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मतलब कौन सी चीजों से मिलके बना होता है न्यूक्लियर जीनोम। मतलब सिंपली हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो डीएनए होता है या फिर डीएनए का पूरा पैकिंग होके बन जाता है क्रोमोसोम। तो ये जो जीनोम है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो कहलाता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स। दूसरे होते हैं वो नॉन कोडिंग जीन। तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जिसमें आते हैं सेंट्रोमियर एंड द टेलोमियर। फिर आते हैं हमारे रिपीटेटिव डीएनए एंड द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जो कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं कॉज करते हैं। और फिर आते हैं हमारे फिफ्थ वाला जिसको हम लोग बोलेंगे सुडोजेंस, एंड सिक्स्थ वाले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनएज, राइट। तो ये वाले इतना पार्ट जो होता है इनसे मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लियर जीनोम। तो अभी हम लोग वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी वो था प्रोटीन कोडिंग जीन्स, राइट। तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स का मतलब क्या होता है, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब इनका क्या हो जाएगा, ऐसे पार्ट हो से बना वाला रहता है तो जो कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बेसिकली हम लोग अगर जीन्स के बारे में देखते हैं तो ये जो जीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप के जीन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स, और जो दूसरे टाइप के जीन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंट्रॉन्स, राइट। तो एक्सॉन्स मतलब जो हम लोग बोलेंगे देज आर द कोडिंग टाइप ऑफ द जीन्स, राइट। अब ये कोडिंग टाइप्स ऑफ जीन्स या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे कोडिंग रीजन, और जो इंट्रॉन्स होते हैं these are basically the non coding region, right। तो ये नॉन कोडिंग रीजन हो गया। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो प्रोटीन कोडिंग जो रीजन होता है वो होता है हमारा एक्सॉन। तो वो कोड करेगा और वहां से हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो फॉर्म हो रहा है दिस इज द mRNA। mRNA फॉर्म होता है और mRNA से ट्रांसलेशन से बनता है वो होता है प्रोटीन। तो एक्चुअली में प्रोटीन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो होते हैं एक्सॉन्स। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन कोडिंग जीन्स व्हिच आर कॉल्ड एज द एक्सॉन्स, राइट। उसके बाद में जो सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए में एक तो हम लोगों ने पहले ही देख के रखा है, उसका नाम होता है एंट्रॉन। अब इसमें दूसरे कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए का मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन और वो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो लेकिन ये क्या करते हैं, ये जाके करते हैं कंट्रोल करते हैं। इसलिए मतलब इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट्स, राइट। सो दिस आर द रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब इन नॉन कोडिंग डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए दे डोंट कोड फॉर द पर्टिकुलर एमआरएनए, thus don't code for the protein synthesis, but they regulate the that processes। तो उसमें कौन से आते हैं इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है उनमें, इनको बोला जाता है प्रोमोटर्स। मतलब पहले हो गए हैं देज आर द प्रोमोटर्स। अब देखो प्रोमोटर वो होते हैं जो क्या करेंगे, एज नेम इंडिकेट प्रोमोटर क्या करेंगे, अब प्रमोट करेंगे। कौन सी प्रोसेस को प्रमोट करेंगे, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं पहले लिख देता हूँ, डीएनए से जो आरएनए में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एंड जो आरएनए से बनता है वो बनता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन।
ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। तो प्रोमोटर का काम जो होता है, प्रोमोटर मतलब डीएनए का वो पार्ट जो कि इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर्स। सो इसका काम क्या होता है, दिस विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये कोडेड नहीं होता है फॉर द mRNA के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द mRNA, तो उसके लिए कोडेड नहीं होता है। सेकंड जो नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहांसर्स, राइट। तो इनहांसर्स एज द नेम इंडिकेट, इनहांसर्स मतलब क्या होंगे, डीएनए का वो पार्ट जो इनहांस करेगा द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनहांसर्स। इसके बाद में जो थर्ड वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंसर्स, राइट। तो साइलेंसर का काम ही क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइलेंसर्स। तो अब ये साइलेंसर्स वो डीएनए रहेंगे जो कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब ये एक्सप्रेस होके क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, जीन एक्सप्रेशन। तो साइलेंसर वो पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो इस पर्टिकुलर जो जीन होता है उसको सप्रेस कर देगा, और इसका मीनिंग होता है जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करने वाले का नाम होता है साइलेंसर। सो वी कैन राइट डाउन साइलेंसर दिस सप्रेस द जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, जीन के एक्सप्रेशन को ये सप्रेस कर देता है, उसको बोलेंगे साइलेंसर। और बेटा चौथा वाला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, राइट। सो इंसुलेटर, इंसुलेटर वो जीन्स होते हैं। अब देखो हमारे घर में भी जो वायर्स होते हैं, वो एक्चुअली वायर मतलब उसके अंदर का जो तार होता है उसको वायर बोला जाता है। उसको सराउंड किया वाला रहता है रबर या प्लास्टिक से, जिसको हम लोग जो कि बने वाले होते हैं इंसुलेटर से। तो इंसुलेटर क्या करता है, प्रिवेंट करता है शॉक लगना। तो यहाँ पे इंसुलेटर क्या करेगा, जो ये जो होता है वो प्रिवेंट करेगा जो इनअप्रोप्रिएट जो जीन का एक्टिवेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये कहलाते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, दिस विल प्रिवेंट द इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट जो जीन का एक्टिवेशन होता है, इस जीन के एक्टिवेशन को प्रिवेंट करने वालों को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो बेटा हम लोगों ने कौन सी चीज देखी है, वो होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। वो डीएनए लेकिन नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब वो प्रोटीन का के सिंथेसिस के लिए कोडेड नहीं होते, लेकिन वो उस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये कौन से होते हैं, एक तो कहलाता है हमारा प्रमोटर, प्रमोटर जो इनिशिएट करेगा, इनहांसर जो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज करेगा, साइलेंसर होता है जो कि सप्रेस करेगा, और जो इंसुलेटर होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स। तो ये होते हैं हमारे नॉन कोडिंग डीएनए। फिर तीसरा जो कंपोनेंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, राइट। अब ये स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें दो टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, राइट। अब ये जो हमारा सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो प्रेजेंट होता है एट द सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो होता है वो इसेंशियल रहता है, क्योंकि वो जाके अटैच हो जाता है, अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। ओके, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स को अटैच हो जाता है। एंड अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस, फिर वो खींचे जाएंगे, और ये इधर के इधर अटैच हो गया, ये इधर किधर अटैच हो गया, तो फिर यहाँ से ये खींचे जाएंगे और इस तरीके से
ये जो होते हैं वो खींचे जाते हैं इधर इधर, ये स्पिंडल फाइबर हो गए हैं, और ये सेग्रीगेशन होता है, मतलब सेपरेशन होता है इन द माइटोसिस, राइट। तो ये वाला होता है हमारा सेंट्रोमियर, मतलब इट हैपेंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड इन द सेल डिवीजन ये जो हमारे सेंट्रोमियर होते हैं, दिस विल बी binding to the spindle fibers, and this will lead to the segregation of the chromosomes। फिर आता है क्रोमोसोम्स का सेग्रेगेशन। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है हमारा सेंट्रोमियर। दूसरा जो होता है वो कहलाते हैं दिस आर द टीलोमियर। आजकल आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा टीलोमियर वाला। तो ये ऐसे डीएनए होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग और टेल कैप, जो प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं जो कि टेल ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो इट इज द डीएनए विच इज present at the tail of the chromosome, right। क्रोमोसोम में के टेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे टीलोमियर। और टीलोमियर का काम क्या होता है? वो प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए, प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए। तो वो होते हैं हमारे दो, एक कहलाता है हमारा सेंट्रोमियर और दूसरा होता है टीलोमियर। Centromere is the central part of the chromosome, and telomere is the end a part of the chromosome, right। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कितने नंबर का है? ये फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का जो न्यूक्लियर जीनोम के कंपोनेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, राइट। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो लार्जेस्ट पार्ट होता है डीएनए का, राइट। तो हम लोग अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये लार्ज पार्ट होता है जीनोम का, और वी कैन से द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जीनोम, और पार्ट ऑफ द जीनोम। जस्ट मिनट, हम लोग लिख देते हैं जीनोम का पार्ट होता है। अब लेकिन ये जो रिपीटेटिव हमारे डीएनए होते हैं, जस्ट मिनट, हाँ हाँ, ये जो रिपीटेटिव जो हमारे डीएनए होते हैं उनका फंक्शन ये होता है, इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं द फंक्शन ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए। अब ये रिपीटेटिव डीएनए का फंक्शन ये होता है कि ये जो जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मेंटेन करना। सो दिस विल मेंटेन द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जिस तरीके से पर्टिकुलर जीनोम को ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, मतलब पर्टिकुलरली कॉम्पैक्ट तरीके से रखा गया है, उसको रखने के लिए जो पार्ट होता है डीएनए का वो कहलाता है रिपीटेटिव डीएनए। दूसरा उसका पार्ट होता है वो होता है टू मेंटेन द जो क्रोमोसोम होता है उसकी स्टेबिलिटी, राइट। सो क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना ये काम होता है ये रिपीटेटिव डीएनए का। और तीसरा ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी काम में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारे रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो रिपीटेटिव डीएनए कौन से होते हैं। तो पहला रिपीटेटिव डीएनए होता है जिनको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज द साइंस। A sign stands for the short interspersed nuclear element, right? So signs इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Short repetitive element, right? So इसका फुल फॉर्म तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस आर द शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ, ये जो होते हैं वो शॉर्ट एलिमेंट्स होते हैं, और इन शॉर्ट एलिमेंट्स का काम ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इन द जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो इवोल्यूशन होता है, राइट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे जीन इवोल्यूशन। सो दिस आर involved in the gene
का जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने में, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में, और जो दूसरे में को दूसरा होता है वो कहलाता है जीनोम का जो इवोल्यूशन होता है उसमें ये अपना जो वर्क होता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर दूसरे होते हैं साइंस के बाद में, साइन के बाद में कोसाइन नहीं होता, साइन के बाद में बायोटेक में आता है लाइंस, राइट। सो एक होता है साइन और दूसरा होता है line. Sign stand for the short interspersed nuclear element. तो लाइन जो है इट विल स्टैंड फॉर द लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। मतलब हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, देज आर द लॉन्ग एलिमेंट्स। और ये जो लॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं इनका काम होता है ये खुद को कॉपी पेस्ट करना इन द न्यू जीनोमिक लोकेशन, राइट। मतलब इनके पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है वो खुद को कॉपी एंड पेस्ट करते रहते हैं। सो देज आर कैपेबल of the copy and the paste into the new genome, ये इनका काम होता है। ओके, और यहाँ पे खुद को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा हो गया, देज आर द एटो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एटोनॉमस मोबाइल एलिमेंट। तो इसके वजह से देज आर इन द एटोनॉमस एटोनॉमस एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे लाइन, राइट। उसके बाद में जो थर्ड वाला आता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, राइट। सो थर्ड वन इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए। तो बेटा जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना उसका जो दूसरा नाम होता है वो कहलाता है सॉरी सैटेलाइट डीएनए का जिसको हम लोग बोलते हैं टैंडेमली रिपीटेटेड सीक्वेंसेस, राइट। तो ये कहलाते हैं हमारे सैटेलाइट डीएनए। तो ये स्ट्रक्चरल रीजन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब ये जो हमारे सीक्वेंसेस होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देज आर द रिपीटेटिव रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा जीनोम रहता है उसमें कई बार ये जो सीक्वेंसेस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे टैंडमली रिपीटेटेड सीक्वेंसेस। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द we can say stability of the chromosome, right? So I can write it down as a stability of the chromosome, क्रोमोसोम। तो ये वाला हो गया है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए में कौन आते हैं, साइंस, लाइंस एंड द सैटेलाइट डीएनए। और एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम होता है, these are called as the jumping jacking, these are called as the jumping genes। एज नेम इंडिकेट, जंपिंग जीन्स का मीनिंग क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस आर द मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। या फिर हम लोग डीएनए का ये मोबाइल सेक्शन होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल डीएनए जो एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द जो जेनेटिक वेरिएशन होता है। ओके, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इसके वजह से ये जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। सो दिस क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करेंगे, और ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से फिर जो जीनोम का इवोल्यूशन होता है वो जीनोम का इवोल्यूशन भी अफेक्ट होता है। ओके, सो दिस विल कॉज द जीनोम इवोल्यूशन और दिस विल अफेक्ट द जीनोम इवोल्यूशन। तो ये कहलाते हैं हमारे
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे, एक हो गया ये वाला डोनर डीएनए का पार्ट हो गया, राइट। ये हो गया डीएनए इंटरमीडिएट, वो चले जाएंगे टारगेट डीएनए में। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिसको सिंपली हम लोग याद रखेंगे एज अ जंपिंग जीन्स के, जंपिंग जीन्स और द जंपिंग डीएनए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर जीनोम का, कितने नंबर का है बेटा? फोर्थ ये हो गया, ये हो गया फिफ्थ, और जो सिक्स नंबर का आता है इसको हम लोग बोलते हैं सूडोजीन्स। अगर हम लोग बात करेंगे सूडोजीन्स की, तो सूडोजीन मतलब कौन से हो गए हैं? जो फंक्शनल जीन रहेंगे, जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जीन्स बोलते हैं। डीएनए का फंक्शनल पार्ट, एक फंक्शनल सीक्वेंस हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे जीन। लेकिन उसके जैसा ही दिखने वाला, लेकिन जो नॉन फंक्शनल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सूडो जीन। सो we can write down what are the pseudogene. These are the non-functional, I can say non-functional जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन फंक्शनल डीएनए सीक्वेंसेस जो कि रिसेंबल करते हैं फंक्शनल जीन्स की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं सूडोजीन्स। अब ये सूडोजीन्स होता है, ये बेसिकली अराइज होते हैं फ्रॉम द जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। ओके, सो दिस विल अराइज सिंपली फ्रॉम, वी कैन राइट इट डाउन एज अ म्यूटेशन, राइट। तो ये हो गया है, और इसके कोई भी रेगुलेटरी रूल्स जो हो सकते हैं वो मे बी पॉसिबल होते हैं, अगर रहे तो होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे सूडोजीन्स। सूडोजीन्स के बाद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। तो बेटा एक्चुअली में आरएनए का जो कोडिंग आरएनए होता है वो कौन सा हो जाएगा? वो होता है हमारा एमआरएनए। पहले तो रहेगा एक्सॉन, एक्सॉन से होता है ट्रांसक्रिप्शन, और वहां से बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए इज carrying the message from the DNA, that's why it is called as the मैसेंजर आरएनए। फिर इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, और ये सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन। तो जो प्रोटीन को कोड करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए और द कोडिंग आरएनए। तो कोडिंग आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। एक बार दिमाग में फिक्स डालने का, कोडिंग आरएनए कौन सा होता है? जो कि जिसके पास में कोड रहता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो कौन सा हो गया? एमआरएनए। उसके अलावा जो भी सारे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन कोडिंग आरएनएस। और नॉन कोडिंग आरएनएस आप लोगों ने तीन टाइप के आरएनए पढ़ के रखा है, कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए एंड द आरआरएनए। उसमें से कोडेड वाला कौन सा हो गया है? एमआरएनए। इसलिए नॉन कोडिंग आरएनए में कौन सा आता है? इट इज द टीआरएनए। टीआरएनए का काम पता है आप लोगों को? दिस इज द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो कि कैरी करता है अमीनो एसिड को ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। दूसरा वो होता है आरआरएनए। दिस आर कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए दिस कैटेलाइज द अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। अब ये इनको छोड़ के और जो प्रोटीन और जो नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, वो कहलाते हैं, एक होता है उसको नाम होता है माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए इसको हम लोग लिखते हैं एज अ एम आई आरएनए। ये जो माइक्रो आरएनए होता है इसका काम ये होता है कि ये जाके बाइंड करता है एमआरएनए को। एमआरएनए को बाइंड करने की वजह से उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये काम होता है माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए बेसिकली ये जो होते हैं दिस आर द स्मॉल, स्मॉल माइक्रो तो स्मॉल होते हैं, और वो स्मॉल रेगुलेटरी आरएनएज होते हैं। और ये किसको जाके बाइंड करेंगे? दिस विल बाइंड टू द एम आरएनए को जाके बाइंड करेंगे, और फिर उसको जाके ये सप्रेस कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो आरएनए। देन फोर्थ टाइप ऑफ द नॉन कोडिंग आरएनए जो होता है वो कहलाते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, राइट। सो आई कैन राइट इट डाउन एज अ स्मॉल interfering
स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएज, आरएनए, इसको हम लोग लिखेंगे SIRNA। अब ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एक हो गया, तो इसका दूसरा वाला फॉर्म कौन सा हो जाएगा, स्मॉल के जगह पे आ जाएगा, दिस इज द लार्ज, इट इज द इंटरफेरिंग। लार्ज बोलने से बेटर है हम लोग इसको बोलेंगे लॉन्ग, राइट। तो इसको लार्ज की जगह पे इसका नाम होता है, दिस इज द लॉन्ग, लॉन्ग इंटरफेरिंग, इंटरफेरिंग, दैट इज द, these are the RNAs, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस कैन बी written as the L, sorry, L लॉन्ग इंटरफेरिंग RNAs, इन इस टाइप से भी इनको लिखा जा सकता है, राइट। तो ये जो होते हैं, ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस होते हैं, वो भी जाके बाइंड करते हैं एमआरएनएस को, मतलब ये इंटरफेयर करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कॉज करते हैं, और ये जाके कॉज करेंगे, दिस कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ, डिग्रेडेशन of the targeted mRNA। क्योंकि एक बार mRNA बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फुल टाइम वहीं पर होता है। अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो उसका डिग्रेडेशन भी होता है, तो वो डिग्रेडेशन करने वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएज। और दूसरा होता है, वो होता है लॉन्ग, जो इंटरफेरिंग या फिर जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज होता है, राइट। तो एक काम, ये हमारा गलत हो गया है, ओके। तो माइक्रो आरएनए, दैट इज द mRNA, जो कि स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं mRNA को और उसको सप्रेस करते हैं। दूसरे होते हैं, वो कहलाते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, which are called as the siRNA। This cause the degradation of the targeted mRNA। नेक्स्ट जो होता है, जो कि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। सो these are the long नॉन कोडिंग, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, जिसको अगर मुझे लिखने का है तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, इसको ऐसा भी ले लिख दूंगा। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए क्या, ये जो होते हैं वो यूजुअली होते हैं, जो 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ये बने वाले होते हैं हमारे लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। और ये जो है वो रेगुलेट करते हैं जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, एक हो गया क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड द जीन एक्सप्रेशन। तो आई विल सिंपली राइट इट डाउन एज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड आता है जीन एक्सप्रेशन। इसको ये जो होते हैं वो कंट्रोल करते थे, जितना नीचे जाता है उतने हैंडराइटिंग गंदे निकलते, राइट। हाँ, तो ये होते हैं हमारे नॉन कोडिंग आरएनएस। नॉन कोडिंग आरएनएस जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और उनका काम होता है कि रेगुलेट करना क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन या फिर जीन एक्सप्रेशन होते हैं, इनको रेगुलेट करना काम होता है। और जो हम लोग बात करते हैं दूसरे, सबसे लास्ट वाला सिक्स्थ वाला जो टाइप होता है वो कहलाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कि हमारे नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। तो जाहिर सी बात है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के रहेगा, के अंदर रहेगा। तो ये पार्टिसिपेट करता है जो आरएनए होता है उसका स्लाइसिंग में। सो सिंपली वी कैन राइट इट डाउन, इट पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर स्लाइसिंग, न्यूक्लियर स्लाइसिंग, दैट्स व्हाई ये कहलाते हैं हमारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं नॉन कोडिंग आरएनएस की, नॉन कोडिंग आरएनएस में आते कौन से हैं,
एक तो हो गया tRNA, दूसरा होता है rRNA, नेक्स्ट आता है माइक्रो आरएनए, देन स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, और तीसरा होता है वो नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं। तो ये जो हो गया है, just a minute, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है, दीज आर द जो न्यूक्लियर जीनोम का पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गए हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो अगर हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो लीनियर नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता कैसा है, दिस इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंड। पहला पॉइंट, वो पहला पॉइंट कौन सा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम होता है इट इज मेड अप ऑफ द सर्कुलर, और साथ में लिखना है हम लोगों को जो डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी एक साथ में आ गया था, ओके। सो डबल जो स्ट्रैंडेड स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है इससे मिला होता है, मिलके बनता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डीएनए होगा, इसका अगर हम लोग साइज देंगे तो वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली होता है 15 केबी साइज का। और इसमें हिस्टोन होते हैं क्या प्रेजेंट, बिल्कुल नहीं। हिस्टोन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इन द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट डाउन, These lack the histone protein. So मैं सिंपली लिख देता हूँ, these lack the histone protein. तो ये हो गया है इसका जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पे इसके अंदर और एक चीज रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं दिस कंटेन द डी लूप। अब ये जो डी लूप जो है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट, तो ये जो डी लूप है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन, मतलब दिस इज द कंट्रोल रीजन। डी लूप इज द कंट्रोल रीजन होता है, कंट्रोल रीजन फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द दिस माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, राइट। तो ये होता है हमारा एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। अब अगर हम लोग इसका जेनेटिक कंटेंट देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके रखे वाला है जेनेटिक कंटेंट का मतलब इसमें कितने जीन्स होते हैं। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है इसमें जो टोटल जो जीन्स होते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखे वाला है, वो होते हैं 37 जीन्स जो है वो टोटल जीन्स होते हैं। अब इसमें जो 13 होते हैं वो होते हैं प्रोटीन कोडिंग जीन्स। सो 13 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, 13 प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स होते हैं, ये 13 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। दिस विल फॉर द जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया है, ओके। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन इसके लिए होता है। और बाकी के फिर हमारे पास में कौन से बच्चे वाले हैं, वो होते हैं 22 जो वो होते हैं हमारे टी आरएनए के जीन्स होते हैं। और अब 13 प्लस 22 कितना हो गया है हमारा, 35 हो चुके हैं। और फिर दूसरे बच्चे वाले दो रहेंगे, वो होते हैं आर आरएनए वाले जीन्स। तो ऐसे टोटल कितने जीन्स होते हैं प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, वो होते हैं टोटल 37 जीन्स, जिसमें से 13 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 22 टीआरएनए जीन्स होते हैं, और दो जो होते हैं वो होते हैं हमारे आर आरएनए जीन्स, राइट। तो ये हो गया है हमारा टोटल जेनेटिक कंटेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अगर हम लोग की फीचर्स देखेंगे, की फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसके जो सिग्निफिकेंट जो फीचर्स होते हैं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे हम लोगों ने बात किया वाला है जीनोम का, तो हम लोगों ने ये पहले भी देखा है, वो न्यूक्लियर जो जीनोम होता है वो बायपेरेंटल होता है, मतलब मदर और फादर दोनों से आता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है होता है इट इज ओनली एंड ओनली मदर से आने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल जीनोम होता है। सो इट इज ओनली एंड ओनली मैटरनल जीनोम, राइट। लेकिन
ये इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उसका जो म्यूटेशन रेट होता है इट इज वेरी हाई, सो वी कैन से इट हैव द वेरी हाई म्यूटेशन रेट भी उसका ज्यादा होता है। और ये दो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया काफी पहले तो जिन छोटा होता है, इसमें कोई इंट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होता, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नो इंट्रॉन्स। और बेटा इंट्रॉन्स का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि नॉन कोडिंग डीएनए, तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। और यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाला हमारा जो कॉम्पैक्ट जीनोम होता है, राइट, कॉम्पैक्ट जीनोम, दिस इज द कॉम्पैक्ट जीनोम। कॉम्पैक्ट जीनोम का मतलब क्या होता है, इसमें जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द नॉन कोडिंग जो जीनोम होता है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे की फीचर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात देखेंगे कि अगर इनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखा जाएगा दोनों भी जीनोम्स का, तो न्यूक्लियर जीनोम्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द मेटाबॉलिज्म। और माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम होते हैं वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एटीपी प्रोडक्शन के लिए। अगर न्यूक्लियर जीनोम के बारे में बात करेंगे तो ये इनकोड करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, राइट, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन भी होते हैं उसको भी इनकोड करते हैं न्यूक्लियर जीनोम। और जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स होता है उनका रोल रहता है इन द अपोप्टोसिस या मेटाबॉलिक रेगुलेशन एंड द एजिंग में, तो ये कहलाते हैं हमारे फंक्शनल सिग्निफिकेंस। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे मैमेलियन जीनोम जो होता है वो यूनिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं देन द अदर यूकैरियोटिक जीनोम के। तो इसके यूनिक फीचर ये होते हैं, सबसे पहला यूनिक फीचर होता है मैमेलियन जीनोम का कि इसके अंदर जो लार्ज पोर्शन होता है वो होता है नॉन कोडिंग डीएनए का। साथ में इस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द इपिजेनेटिक रेगुलेशन। तो इपिजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा बिहेवियर होता है या फिर जो हमारी आदतें होती है वो अफेक्ट करती है द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर जीन्स दैट इज कॉल्ड एज द इपिजेनेटिक रेगुलेशन। तो इपिजेनेटिक रेगुलेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, द हाउ बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, राइट। तो बिहेवियर और एनवायरमेंट कैसे कॉज करता है चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं एपिजेनिक रेगुलेशन। तो जैसे डीएनए मिथाइलेशन हो गया या फिर हिस्टोन के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर होता है वो होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट्स स्पेसिफिक जो जीन एक्सप्रेशन होता है। और फोर्थ वाला जो यूनिक फीचर होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, जो कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है उसका इनएक्टिवेशन होता है। तो देज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द मैमेलियन जीनोम। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर दिया वाला है इन डिटेल द मैमेलियन जीनोम, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द मैमेलियन सेल। तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होकर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर जीनोम या फिर क्रोमोसोमल जो जीनोम होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम।